बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और 2 घंटे तक हमारा प्रोग्राम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको डिफरेंट स्टोरीज दिखाएं। प्रोडक्टिव 2 घंटे आपके करेंगे, आपके 2 घंटे जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। अजीम, बड़ी अहम बात, शहर बानो जो है बड़ी ढूंढ के स्टोरीज लेके आती हैं, बड़ी दिलचस्प स्टोरीज लेके आती हैं, तो आपने इन 2 घंटे में बस हमारे साथ जुड़े रहना है। बिल्कुल हमारी जरूरी मैसेज दे ये हम दोनों की जानिब से कोशिश की जाती है, क्रेडिट मैं अकेले नहीं लूंगी। अच्छा, बड़ी अहम बात जो मैं आज स्टार्ट में करना चाहती हूँ वो है कि जब हम रोड्स पर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ कि गाड़ी जो है, मेरे सामने से जो गाड़ी है उसके अंदर से कोई हाथ निकला और कूड़े क्रिकेट का गन जो है वो रोड पे गिरा। ओहो शहरबानो, ये तो आपने दुखती रग छेड़ी है। मैंने भी कई दफा नोटिस किया ये, और बिलखसूस सबसे ज्यादा दुख इस तरह की गाड़ी को देख के होता है जिसमें छोटे बच्चे बैठे होते हैं। हाँ। और उनके साथ बैठे जो बड़े लोग हैं, पेरेंट्स हैं या कोई और बहन भाई हैं या कोई और रिश्तेदार है, जब वो गंद से भरा शॉपिंग बैग बच्चों के सामने बाहर रोड पे फेंकता है तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो आप अपना मुल्क गंदा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन बच्चों की भी क्या तरबियत कर रहे हैं? न्यू जनरेशन को आप क्या सिखा रहे हैं कि हम अपने गाड़ी को तो साफ रखते हैं लेकिन जिन रास्तों से हम गुजरते हैं उनको हम गंदा कर सकते हैं। तो ये इतना बुरा ट्रेंड है, लोगों को पता नहीं क्यों ये समझ नहीं आती। सफाई निस्फ़ ईमान कहा जाता है। एग्जैक्टली, सफाई निस्फ़ ईमान है। आप एक गाड़ी के अंदर एक शॉपिंग बैग रख लें, कोई भी पॉलिथीन बैग रख लें, जितना आपका कूड़ा करकट है वो आप उसके अंदर जमा करें। और एंड पे बहुत सी ऐसी जगह हैं हमारे मुल्क में कि आपको देख के समझ आ जाती है कि ये कूड़े के लिए मुफ्त है। और शहरबानो, सबसे फनी ये होता है कि जो डस्टबिन जगह जगह रोड पे इंतजामिया ने लगाए, साइडों पे बहुत गंद पड़ा उसके साइड पे सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, डस्टबिन अंदर से खाली है। सबसे ज्यादा अफसोस अजीम, मुझे ये, मैं बहुत एक्साइटेड होकर बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा मुझे ये है कि मुझे अपनी बातें याद आ रही है। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उस वक्त होता है जब हम पार्क्स में जाते हैं। पार्क्स आपके लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पर आप जाकर वॉक कर सकते हैं। वैसे इन शॉर्ट यानी कि हमारी बात करने का मकसद ये है कि जी अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। आपका अपना मुल्क है, आपका अपना घर है, इसको साफ रखें और ये साफ सुथरा रहेगा, खुशगवार मूड भी रहता है, आपकी तबीयत भी अच्छी रहती है, बड़ा एक लाइट सा जो है ना माहौल रहता है, आपकी तबीयत पे बड़े असरात होते हैं सफाई के। तो सफाई रखा करें अपने इर्द गिर्द। और फिर हम सफाई का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस हवाले से एक दिलचस्प खबर है जी, और ये जी बिल्कुल एस्पगोमी जो है इस नाम से एक वर्ल्ड कप का इनकाद हुआ है टोक्यो में। 21 ममालिक की टीमें जिन्होंने इस कप में हिस्सा लिया है और हर मुल्क की जो टीम है वो 3 मेंबरान पर मुश्तमिल थी। और एक टाइम स्पेसिफिक किया गया इस कंपटीशन के लिए कि 90 मिनट है और इस 90 मिनट में गलियों से ना कचरा चुनना है और फिर उसको छांटी करना है। और इस पे बड़ा टैगलाइन मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी, कूड़ा चुनना बुरी बात नहीं, कूड़ा फेंकना बाइसे शर्म। कूड़ा उठाना शर्म की बात नहीं है, कूड़ा फेंकना बाइसे शर्म है। तो ये बहुत अच्छा एक इकदाम किया गया। इसको ट्रेंड कहें, इसको इकदाम कहें, इसको कुछ भी कहें, जीतने वाली टीम को तो क्रेडिट देना। और ये इस तरह का जो कप है ना, ये पाकिस्तान में भी जरूर होना चाहिए। सब लोग अपने मोहल्ले गलियों की सफाई करें, अपने घर को तो सब साफ रखते हैं, मोस्टली लोग जो है अपने घरों को साफ रखते हैं, लेकिन घर के बाहर जो है वो गंद फेंक देते हैं। और जिस कप का हम जिक्र कर रहे हैं जो टोक्यो में बरतानवी टीम ने अपने नाम किया है और मेजबान टीम जापान को शिकस्त दी है और एस्पगोमी कप अपने नाम किया। बरतानवी टीम ने 57.27 किलोग्राम कचरा उठाया है, 9046.1 पॉइंट स्कोर किए हैं। तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग ये कंपटीशन है, एक हेल्दी एक्टिविटी है जिसकी वजह से ना सिर्फ आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप हो रही है, टीम वर्क आप सीख रहे हैं, बल्कि साथ साथ स्पोर्ट्समैन से मुझे याद आया कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक खबर है। आजम खान ने अपने बैट पर पैलेस्टाइन का स्टिकर लगाया और उसके बाद वो मैच में आए, उनको जुर्माना आयद कर दिया गया है और मैच फीस का 50% जुर्माना वो आयद करेंगे। आजम खान जो है वो गैर मंजूर शुदा लोगो इस्तेमाल कर रहे थे, उन पर कार्रवाई की गई है। और आजम खान ने यही कहा है कि मैं इससे पहले भी जब मैच खेलता था तो उस पर पैलेस्टाइन का स्टिकर होता था, तो जिस पर ये कहा गया है कि जो पीसीबी इसकी थोड़ी सी डिटेल शेयर की गई और वो ये कि जो आईसीसी है उसकी जानिब से जो मंजूर शुदा लोगोज या जो ब्रांड्स हैं, सिर्फ वही स्टिकर्स या वही लोगोज मैच के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर मंजूर शुदा या कोई ऐसा स्टिकर, वो ये आईसीसी के रूल्स कह रहे हैं जी, जो किसी खास शख्स या किसी खास मकसद के लिए यूज हो रही है, कोई आइडेंटिटी वो नहीं कर सकते। किसी मजहब को भी आप नहीं दिखा सकते कि मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। किसी सियासी जमात का स्टिकर आप नहीं लगा सकते कि हम इस सियासी जमात को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसलिए इस पर ये जुर्माना आईसीसी रूल्स के तहत पीसीबी ने जुर्माना आयद किया जी आजम खान के ऊपर और वो उनकी मैच फीस का 50% है।
तो हमारी तो दुआएं हैं आजम खान के साथ कि जो भी वो इजहार करना चाहते हैं अपने जज्बात का। इस मामले के बाद जो नौजवान है ना, उनकी जानिब से नेशनल स्टेडियम के बाहर एहतजाज भी किया गया है और ज़का अशरफ की बरतरफी का मुतालबा किया जा रहा है और जुर्माना वापस ना लेने पर वैसे ये एक पहलू निकला है। इस जुर्माने से ये एक पहलू भी निकला है। सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हुई है और कुछ लोगों ने वाकई क्वेश्चन करना शुरू किया है कि जो फलस्तीन को सपोर्ट करना है वो तो हमारी एक कह लेना बुनियादी जिम्मेदारी है। जिस तरह हम कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमारे किसी क्रिकेटर ने ऐसी किसी कॉज को सपोर्ट किया है तो फिर आप कैसे उसको फाइन कर सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग बहस है, लेकिन पीसीबी भी आईसीसी के अंडर है तो पीसीबी को भी आईसीसी के रूल्स फॉलो करने हैं। तो देखिए ये बहस किस जानिब जाती है। और दूसरी जानिब जो अगर हम बात करते हैं खेलों से ही कनेक्ट, हमारे सुपरस्टार, हमारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर, और अब वो हमें नए रूप में दिखाई देने वाले हैं क्योंकि बेसबॉल लाने वाली लीग यूनाइटेड जो है उसके ये आलमी सफीर बने हैं और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इवेंट में बेसबॉल भी इनकी जानिब से खेला गया। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट में देखी गई है और उन्होंने शेयर की है। बिल्कुल, ये फुटेज हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और उन्होंने अपने पैगाम में शोएब अख्तर ने ये लिखा है कि तारीख रकम होने जा रही है क्योंकि मैं बेसबॉल की दुनिया में काम करने लगा हूँ, मैंने कदम जमा लिए हैं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अच्छा, ये इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में और साउथ एशिया में इसका इतना ट्रेंड नहीं है बेसबॉल का, लेकिन अब आ रहा है। अमेरिकन क्रिकेट इसको कहा जाता है, अमेरिका में तो बहुत फेमस है और इनके जो एक दो टीम्स का तो मुझे पता है, लोग बड़े शौक से इनको फॉलो करते हैं। न्यूयॉर्क यांकीज है, सैन फ्रांसिस्को जायंट्स है, तो ये फेमस टीमें हैं इसकी बेसबॉल को। और उनका ये कहना है कि बेसबॉल यूनाइटेड का मकसद जो है वो जनूबी एशिया और मशरिक वस्ता में इसके बारे में शऊर उजागर करना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और सऊदी ने हालिया वक्त में जो सारा कुछ किया है उसमें सबसे बेहतरीन जो मुकाबले किए गए हैं खेलों के मुकाबले हैं और इनको फरोग देना। दिलचस्प कहानी ये है कि नए नए क्रिकेटर्स, नई पौध जो है वो आ रही है खेलों में, और जो पुरानी पौध है वो या तो मुख्तलिफ अपनी खेल को छोड़ के दूसरे खेल को ट्राई कर रहे हैं या फिर कुछ लोग सियासत की जानिब रुख कर रहे हैं। अच्छा, तो शकीबुल हसन जी बिल्कुल, बांग्लादेशी टीम के कप्तान, वेरी फेमस प्लेयर किया गया। हाँ जी, वो अब खबरें ये आ रही हैं कि जी अब वो इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं और हसीना वाजिद की जो पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग, उसके टिकट से आ रहा है फिर सियासत में ये भी ट्रेंड है ना, क्योंकि जब आप फेमस, क्योंकि शकीबुल हसन की बहुत फैन फॉलोइंग है बांग्लादेश में, स्टार प्लेयर हैं वो, और अवाम के बड़े जो जज्बात है वो उनके साथ कनेक्टेड हैं। यह तो हमने वर्ल्ड कप के दौरान भी देखा है, लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बांग्लादेश की जो अवाम है, बड़े फेमस प्लेयर हैं वहाँ के। तो अब देखते हैं कि सियासी मैदान में ये किस तरह से अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में तो इनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। बहरहाल ये खबरों में तब भी रहे कि जब इनकी जानिब से कंट्रोवर्सी बनी थी और वो टाइम आउट प्लेयर जो थे उसके श्रीलंका के, उन्होंने टाइम आउट करवाया था और उस दौरान ये बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, बड़ी तनकीद का निशाना भी इनको बनाया गया। और अब ये सियासी मैदान में कदम रख रहे हैं, तो हम भी सियासी मैदान के जाने बढ़ते हैं। सियासी और कानूनी जंग जो है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त दो साबिक वज़ीर आज़म और एक मौजूदा वज़ीर आज़म मुख्तलिफ अदालतों में तलब हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। आज चेयरमैन पीटीआई के साइफर केस में ट्रायल कोर्ट में पेशी मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बलोच तलबा गुमशुदगी केस में कल अदालत ने तलब कर रखा है। और इसके साथ ही साथ सियासत की बात तो ये है कि इंतखाबी मैदान जो है वो सरगर्म है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। गहमा गहमी की बात की जाए तो वो हमें देखने में मिल रही है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सरगर्म हैं। आसिफ जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खबरें तो सरगर्म है, लेकिन साथ ही साथ जो उनके पार्टी के दीगर ओहदेदारान हैं उन्होंने इस खबरों की तरदीद भी की है कि कोई इख्तलाफ नहीं है और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को मुतहरिक करने के लिए कोशिश है दोनों बाप बेटा ही। अब नून लीग इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की सजाएं खत्म कराने के लिए कानूनी जंग में मसरूफ नजर आती है, जबकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से पहले कई दरिया अबूर करने पड़ेंगे। बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान का मामला भी जो है वो शफाफ इंट्रा पार्टी से मशरूत कर दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से बरतरफी के खतरात भी मंडला रहे हैं। और आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं पीजे मीर साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, मुल्की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त जो हमारे दो वज़ीर आज़म हैं और एक मौजूदा वज़ीर आज़म मुख्तलिफ केसेस में अदालतों के चक्कर लगाने वाले हैं, तलबियाँ और पेशियों का सिलसिला जारी है। क्या समझते हैं तीनों में से कौन सुरखरू होने वाला है? देखें, ये जब कोई भी कानून के सामने हो उसको बिल्कुल प्रेजेंट करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, अच्छी बात है। और मुझे अच्छी चीज़ एक लगी है इन कंपैरिजन टू
द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि लोग इकट्ठे हो गए हैं, जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। ये नहीं होना चाहिए। आप जाएं, बिल्कुल कानून के सामने जाएं, प्रेजेंट अपने आप को करें, एंड आई एक्सपेक्ट कि कानून भी फेयर हो। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, पहले नहीं होता था, अब है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या जस्टिस सबको, वेदर इट इज नवाज शरीफ, वेदर इट इज इमरान, वेदर इट इज जरदारी और एनीबॉडी, क्या इनको मिलेगी? मैंने तो इनका नाम रख दिया था, ये जो नैब है, नवाज, आसिफ एंड बेनजीर, ये तो इदारा स्पेशली बन गया था। सो जो भी होता था ये नैब में जाते थे। सो क्वेश्चन इज कि विल वी गेट जस्टिस? हम पूरे पाकिस्तान यही चाहेंगे, जो मर्जी हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल। मीर साहब, ये कहिएगा कि अभी मफरूजों पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि केसेस तो अदालतों में हैं, वो तो वक्त आने पर ही मामला या सिचुएशन क्लियर होगी, ये कहिएगा कि नवाज शरीफ साहब को अगर रिलीफ नहीं मिलता, फॉर इंस्टेंस उनके जो 2 केसेस हैं उस पर अगर किसी एक में भी सजा बरकरार रहती है तो वो नाअहल रहेंगे, फिर इंतखाबात तो नहीं लड़ सकेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में PMLN के वज़ीर आज़म, जो वज़ीर आज़म की जो स्लॉट है उसके उम्मीदवार कौन होंगे? जो मर्जी आप कर लें, आप PTI को ले लें, आप नून को ले लें, आप इन दोनों लीडर्स को अपने अपने घरों में भेज दें, लीडर यही रहेंगे। एज सिंपल एज, ये लीडर्स चेंज नहीं होंगे। आप नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दें, आप इसको दूसरे को, इमरान को कर दें, जिसको मर्जी कर दें, आप लीडर यही रहेंगे, लीडर नहीं हटेगा। अयातुल्लाह खुमैनी 15 साल आपने उसको एग्जाइल में रखा था, ईरान के पेरिस में रहा है, 15 साल के बाद उसने फिर अपने आप को टेक ओवर कर लिया। लीडर तो यही रहेगा, लेकिन फ्रंट फेस कौन होगा? वजीर आजम की सीट पर भी तो बैठना है किसी ने। फ्रंट फेस एज फार एज PTI इज कंसर्न, आई थिंक चौधरी परवेज इलाही, और उसके साथ परवेज इलाही वजीर आजम के लिए ही इज द मैन जो कि पार्टी के साथ खड़ा रहा है, हर एक के साथ। अब तो हम चौधरी सरवर को भी देख रहे हैं कि वो भी इंटेंशंस दे रहे हैं कि वापस PTI में आए। सपोर्ट भी हम देख रहे हैं उनकी तरफ काफी ज्यादा है, उनकी बड़ी सपोर्ट है, बिल्कुल। उनकी पहले भी सपोर्ट थी, अभी भी सपोर्ट है। अच्छा, और अगर नून लीग की बात की जाए, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इंतखाबात में फिर आप किसको देख रहे हैं आगे आते हुए? मरियम साहिबा को देख रहे हैं या फिर कोई और? नहीं, मरियम आई डोंट थिंक सो। जिस तरह वो कहते हैं ना कि इन्होंने कहा है, आसिफ जरदारी ने, कि अभी इसको तजर्बा चाहिए, बिलावल को बिल्कुल तजर्बा चाहिए। देखो, ये जो अभी आप बातें कर रहे हैं कि डिसएग्रीमेंट्स एंड ऑल दैट, ये बेनजीर के जमाने में भी हुआ था। जब वो आई थी पार में, उन्होंने एक अंकल सिंड्रोम था, सारे अंकल्स को साइड पे कर दिया था उन्होंने। पीरजादा साहब हो गए, तोई साहब हो गए, खर साहब हो गए, सारे जो उनके स्टॉलवर्ड्स थे, उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया। लेकिन पार्टी का क्या हुआ? पार्टी नीचे चली गई। एक नेशनल पार्टी बिकेम अ रीजनलाइज्ड एंड अ मार्जिनलाइज्ड पार्टी। तो ये आई डोंट थिंक कि जरदारी हैं, ये बड़े तजर्बाकार एक इंसान है, बहुत। मैं इनको कहता हूँ एक पॉलिटिकल विजिट। इन्होंने जो बात कही है इसमें बड़ी संजीदगी है। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने ये भी कहा कि देखो, बच्चे होते हैं, वो डिसएग्री कर जाते हैं और दूसरी चीजें हो जाती हैं, बट पॉलिटिक्स इज अ वेरी डेंजरस गेम इन पाकिस्तान। तो उनके जो हमायती है वो समझते थे कि भाई जो भी होगा बिलावल करेगा। नो, उन्होंने कह दिया मैं ही बिलावल करूंगा। अच्छा मीर साहब, अगर चेयरमैन PTI की बात की जाए तो उनका जो होता है वो खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि नाअहली होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हो जाती है तो ऐसे में PTI का चेयरमैन कौन होगा? आप भी मीडिया में, मैं भी मीडिया में हूँ, मैं चैनल्स का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। पावर मेरे पास कभी नहीं रही, पावर हमेशा सेठ के पास होती है, याद रखिए आप। तो ये नाम के जो होते हैं ना चीजें, ये सारे ये टैग्स हैं, दीज आर ऑल टैग्स, दे डोंट मीन एनीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपने एक चीज देखनी है कि क्या इस आदमी के अंदर सलाहियत है या नहीं है। जो मर्जी आप कर लो, आप इसको A कर लो, B कर लो, C कर लो, जो मर्जी नाम दे दो, बंदा वही है। तो बेसिकली आई डोंट थिंक सो। अगर XYZ शख्स आ जाता है लाइक PTI का चेयरमैन बनकर, तो आपको लगता है कि लोग उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जैसे चेयरमैन PTI को करें? एक आवाज जाएगी PTI के चेयरमैन से कि ये है चेयरमैन और इनको सपोर्ट, तब उनको करेंगे। नाम की भी चहमगोइयां हो रही हैं। ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब, उन्होंने कहा है कि जी नून लीग तो इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही, तो जिससे ये शुबा जाहिर हो रहा है कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और सुहेल वड़ाई साहब ने भी कॉलम लिखा अपना, जिसमें उन्होंने भी ये शुबा जाहिर किया कि इंतखाबात डिले हो सकते हैं। तो आपका तज्जिया क्या कहता है इस हवाले से? देखें, दहशतगर्दी बढ़ रही है और आपने देख लिया क्या हो रहा है।
अगर तो ये इसका मोमेंटम यही रहा, डिले हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है, तो ये हो सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो चीफ जस्टिस ने बात कही है, उन्होंने भी कहा है कि ये होने, अब आप उन अर्दोगान को अर्थक्वेक आया टर्की के अंदर, उन्होंने फिर भी जो ये इलेक्शंस है उनको बरकरार रखा। पाकिस्तान की तारीख में भी सैलाब आते रहे हैं और इलेक्शंस होते रहे हैं, तो अब ऐसा अनोखा तो कुछ नहीं हो रहा। नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। अब इसमें क्वेश्चन उठता है, ये जो आपने कहा है ना रिजर्वेशंस है, कि हाँ जी वो कहते नहीं, जो भी आएगा, लेट मी टेल यू, पुट इट ऑन रिकॉर्ड, जो भी आएगा उसके लिए बेड ऑफ रोजेस नहीं होगा। ये तो अब देखो ना, अभी आपके पास केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टेड है, इनको बिठाया गया है, ये केयर टेकर्स हैं, इनके पास वोट बैंक कोई भी नहीं है, 0-0 है। कल इलेक्टेड जो आएंगे लोग रोडों के ऊपर निकल आएंगे, रोटी दो, कपड़ा दो, जॉब्स दो, मेडिकल सर्विसेज दो, क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी। तो आज अगर आपको प्रॉमिस करके आएगा, वो डर के आएगा। क्यों? आप आने वाला जो हुकूमती सेटअप है वो किस तरह का देख रहे हैं? कौमी हुकूमत की भी बातें की जा रही हैं, तो इत्तेहादी मिल बैठकर ही कोई हुकूमत बनाएंगे, कोई एक पार्टी तो सिंगल मेजॉरिटी नहीं ले सकती। Now this is a very important question. Yes, अगर आपने चलना है इस माहौल के अंदर, इस इकोनॉमिक क्लाइमेट के अंदर, you need a national government of consensus. और इसके अंदर आई थिंक आपके जो आर्मी चीफ है, he has to play a very prominent role कि इनको बिठाए, क्योंकि देखो ना, इनके पास अगर हेडमास्टर ना हो, ये अनरूली स्टूडेंट्स हैं, ये वही है ना, पीडीएम इकट्ठे थे, पीडीएम हटी, एक दूसरे के मुखालफा हो गए, बैक टू स्क्वायर वन। सो आई थिंक in the larger national interest, the chief of the army staff has to play a very important role कि इनको बिठाओ कि देखो बच्चों, खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचो, अपनी लड़ाइयाँ खत्म करो। जैसे पीडीएम की सूरत हाल देखी पिछले 16 महीनों में, अगर फिर से इसी तरह की हुकूमत आ जाती है तो क्या ये मामलात बेहतरी की जानिब जाएंगे या फिर मजीद हम खसारे की जानिब जाएंगे? मैंने तो पहले प्रेडिक्ट किया, अगर तो आप इस तरह करेंगे तो देन यू विल कंप्लीट मार्शल लॉ, सिंपल एज दैट। फिर माशाल्लाह नहीं होगा, फिर मार्शल लॉ आएगा, एंड दैट इज द। देखो, हमने मुल्क को चलाना है, हमने पार्टीज को नहीं चलाना। बिल्कुल, हमने मुल्क को चलाना है, पार्टीज को नहीं चलाना, और तमाम जमातों को मिल बैठकर ही हल निकालना है। मसाइल गंभीर हैं, आवाम तक रिलीफ पहुंचाना है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। यहाँ पर हम ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल। मौसम तब्दील हो चुका हुआ है और लोगों ने अपने स्टोर रूम्स का रुख कर दिया है, और लोग स्टोर रूम से जो है ब्लैंकेट्स निकालना शुरू हो चुके हुए हैं, साथ अलमारियों से भी। और पंजाब के गांव जो हैं वो अपने बिस्तर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, पेटियां? हाँ जी, पेटियां कहते हैं। और हमारे वो खवातीन हज़रात जिन्हें पेटियां नहीं पता, उनके लिए ट्रंक्स। हाँ, पेटी और ट्रंक्स का भी रुख कर लिया गया, वहाँ से बिस्तर निकाल रहे हैं क्योंकि ठंडा हो चुका है मौसम। कुछ लोग ब्लैंकेट यूज करते हैं, कुछ इलाकों में, शहरों में तो मोस्टली अब लोग ब्लैंकेट यूज करते हैं। लेकिन जलालपुर भटिया में हाथ से बुनी हुई रज़ाइयाँ जो है ना, वो बड़ी पसंद की जाती हैं। बड़ी पुरानी, सदियों पुरानी रवायत है उनकी, वो हाथ से बुनी हुई रज़ाइयाँ पूरे मुल्क में पहुंचाते हैं और बड़ी मुनफरिद रज़ाइयाँ। वैसे शहर बानो, जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही हो ना, तो रुई वाली रज़ाई के अंदर कमाल ही नींद आती है। तो ये रज़ाइयाँ किस तरह से तैयार हो रही हैं, कितनी मेहनत इसके लिए दरकार है, इसके लिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीम ने बड़ी खास रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। रुई के उड़ते गाले, रंग बरंगी रजाइयों की बहार दे रही है ये पैगाम कि सर्दी आ गई है। हाथ से बुनी रजाई की तैयारी कई दिलचस्प मराहिल से गुजरती है। धुनिया यानी कारीगर मशीन के अंदर रुई के गट्ठे डालता है, तो दूसरी तरफ से निकलने वाले नर्म रेशे दिल फरेब मंजर पेश करते हैं। धुनी हुई रुई को गिलाफ में भरता है, फिर इसकी खूब धुनाई करता है। रजाई की पायदारी के लिए मकामी खवातीन और मर्द बड़ी नफासत और हुनरमंदी के साथ इसे सिलाई करते हैं, जिसकी उजरत उन्हें रोजाना की बुनियाद पर मिलती है। एक वक्त था जब रेशमी और दीदा जेब रजाइयों और गाव तकिए तैयार किए जाते और उन पर दिलकश कशीदाकारी की जाती थी।
रजाइयों का इस्तेमाल शादी ब्याह में जहेज के तौर पर किया जाता था, मगर हालात की सितम ज़रीफी है कि अब ये रिवायत पंजाब के देही इलाकों तक महदूद होकर रह गई है, जबकि शहरों में हाथ से बुनी रजाइयों की जगह कंबल और दरामदी रजाइयों ने ले ली है, जिसके बायस हुनरमंदों का काम भी बड़ी हद तक मुतासिर हुआ है। रजाई मशीन की हो या हाथ से बनी, असल मकसद तो सर्दी की रोकथाम है, मगर नई रिवायात को जन्म देने के साथ साथ पुरानी रिवायात को जिंदा रखना भी कमाल है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरती से बुनी जाती हैं ये रज़ाइयाँ। और मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, हमारे गांव में ये पूरा मंजर होता था। किसी की भी लड़की की शादी होती थी अजीम, तो वो पांच खवातीन लाइक चाचियाँ मामियाँ और जो हाउस वर्कर्स होती थी वो साथ बैठ के रज़ाई बुनती थी। और मैंने भी ये प्रैक्टिस की हुई है, बड़ा मजा आता है। आप बना लेती हैं रज़ाई? नहीं, बना तो नहीं थी, लेकिन चले कोशिश कर लेती हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। लेकिन बात वही है, क्योंकि इसमें वेट होता है, इसका वजन होता है, तो फुल सर्दियों में जो नींद इस रज़ाई में आती है। हाँ, और सख्त सर्दी में जो सुकून रज़ाई से मिलता है वो आपको शायद ब्लैंकेट से नहीं मिलता। हम भी शायद गाँव से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमारा भी ये लगता है कि हमारा ताल्लुक उस वजह से बहुत रिवायत है, हमारे जो है कल्चर है हमारा, बिल्कुल हाथ से बुनी हुई रज़ाइयाँ बड़ी मशहूर हैं। तो अब हम हाथ से बुनी हुई रज़ाइयों से आगे बढ़ते हैं, हाथ से बने हुए सोन हलवे की तरफ आते हैं। हाथ से बने हुए सोन हलवे का जिक्र करते हैं। असली देसी घी से तैयार किया जाता है जी। वैसे तो मुल्तान औलिया अल्लाह की सरजमीन है, लेकिन यहाँ पे सोन हलवा यहाँ का बड़ा मशहूर है, जो गज़ाइयत से भरपूर होता है। सख्त सर्दी में बाहर कहवे के साथ ठंड पड़ रही है और आपका कहवे के साथ रज़ाई में बैठे हुए हैं और आप साथ सोन हलवा खा रहे हैं या फिर आप चाय के साथ पी रहे हैं, तो ये क्या बात है। मैंने पूरी मंजर कशी कर दिया है। हसान शेख को चाहिए कि रिपोर्ट दिखा दें। औलियाए कराम की सरजमीन की मीठी सौगात सोहन हलवा, जिसकी तैयारी में मोहब्बत की चाशनी भी शामिल की जाती है, जो खाने वाले को इसका हमेशा के लिए दीवाना बना देती है। अपने लिए तो बहुत ज़रूरी है, दूसरे बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ मेहमान हमें बाहर से विज़िट कर रहे थे, आउट ऑफ कंट्री थे, तो हम उनके लिए लेने आए हैं सोन हलवा, क्योंकि ये हमारी पहचान है यहाँ की, तो इसलिए हम उनके लिए लेने आए हैं। शॉप पे मोस्ट रनिंग आइटम बादाम वाला है हलवा, और सिंगल अखरोट है, डबल अखरोट है, मिक्स ड्राई फ्रूट है, काजू वाला सोन हलवा है, डबल ड्राई फ्रूट एडिबल गोल्ड है, जो सबसे ज़्यादा चलता है। दूध में सोहन डालकर कई घंटों तक पकाया जाता है, फिर देसी घी और खुश्क मेवा जात शामिल किए जाते हैं। अखरोट, बादाम, काजू और पिस्ता इसके जायके को मजीद लाजवाब बना देते हैं। मुल्तानी हलवा न सिर्फ मुकामी तौर पर बल्कि बैरून मुल्क भी बेहद मशहूर है। तो नाजरीन, हम यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप ब्रेक में गरम गरम चाय बनाएं या कहवा बनाएं या साथ ये सोन हलवा खाएं। हम वापस आएंगे। सोन हलवा पहुंचाएंगे। जी जरूर, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको मुल्तान के सोन हलवे के बारे में बता रहे थे। वैसे मेरे ज़हन में ब्रेक के दौरान एक सजेशन आया, हम अपने व्यूवर्स के साथ जल्दी से शेयर कर देते हैं कि हमारा फेसबुक पेज भी है सुनो पाकिस्तान के नाम से, इंस्टाग्राम पे भी है। तो आपके इलाके की जो रिवायतें हैं, जो वहाँ की फेमस डिशेज़ हैं, आप वहाँ पर हमारे साथ शेयर करें, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और अब हम बात करते हैं नाजरीन इसराइल फ़लस्तीन से के हवाले से, क्योंकि बड़ी खबर है। और गुज़िश्ता रोज़ जो हम डेवलपमेंट हुई सारे मामले में, वो ये हुई कि जो 4 दिन का वक्फा लिया गया था, आर्जी जंगबंदी की गई थी, उसमें मजीद अब 2 दिन का इजाफा किया गया है। और उसकी बुनियादी शर्त यही रखी गई थी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से कि अगर 10 मजीद जो कैदी हैं वो हमास की जानिब से रिहा किए जाते हैं, तो हर 10 कैदी पे वो कह रहे थे कि 1 दिन का जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज है वो आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, तो अब तक हमास की जानिब से 50 इजरायलियों को रिहा किया जा चुका है और इजराइल की जानिब से 150 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया गया है। तो अब मजीद 2 दिन ये पॉज चलेगा। गमज़दा चेहरे फिर से खिलते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो विजुअल सामने आ रहे हैं जो अपने प्यारों को मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हालात से परेशान लोग जो हैं, गजा की आवाम आर्जी सीज़ फायर के लिए जब वो उन्होंने देखा कि मामला थोड़े बेहतर हुए हैं और तफरीह के लिए वो साहिल समंदर पर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपनी परेशानियों और गमों को भुलाकर आर्जी तौर पर थोड़ा सा सुकून का सांस लिया है। तो वो विजुअल्स भी हमारे साथ पास मौजूद हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो ये विजुअल्स हैं और ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे हैं जो कि एंजॉय कर रहे हैं आके। और एक लंबे अरसे बाद जब आपको शहरबानो इस तरह से खुशी नसीब हो तो उसका मज़ा ही और होता है। लेकिन पता नहीं क्यों इनके चेहरों को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये खौफ भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि ये सूरत हाल अब परमानेंट रहने वाली है, ये दोबारा से वही जंग की हालत होगी। और बच्चों को देखें आप, बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी जिंदगी उनको वापस मिली है, थोड़ी सी नॉर्मल लाइफ की तरफ वो आए हैं।
बड़ा अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। और उसके साथ जो बड़े हैं, बड़ों के चेहरों पर अभी भी वो तकलीफ है, वो दुख है, लेकिन बच्चों की अच्छी बात ये होती है गजा कि से वो जितने भूल जाते हैं। दिलसोज मनाजिर जो है सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जो हम सब ने देखे, उसके बीच में इस तरह की एक फुटेज सामने आना एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और मेरे ख्याल से अक़वाम आलम के लिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके लिए ये भी झंझोड़ देने वाले मनाजिर हैं कि गजा वाले भी इंसान हैं, बच्चे हैं वहाँ पे मासूम, वो लोग भी ज़िंदगी गुजारने का, आज़ादाना अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का उतना ही हक रखते हैं जितना इस कुरा अर्ज़ पे रहने वाला कोई भी शख्स। तो मेरे ख्याल से उनको अब ये आर्जी जंग, तो अब मुझे एक शेर याद आ गया है। सीज फायर की तरफ जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोग नॉर्मल लाइफ की और तरफ इसी लौटें। तरह से बस सुकून की जिंदगी गुजारें। इसी पर मुझे एक शेर याद आ गया, वो अदाए दिल बरी होके नवाए आशिकाना, जो वाह, दिलों वाह, को फाते कर ले वही फाते जमाना। वाह। और इसी से मिलती जुलती खबर ये है कि हमास से रिहाई पाने वाली इसराइली खातून की जानिब से खत सामने आया है। उसमें उसने हमास के जांबाजों के नाम लिखा है और खत में उस खातून ने, उस औरत ने हमास के हुस्न सलूक और अच्छे बर्ताव का जज्बाती अंदाज में जिक्र किया और कैद के दौरान तमाम सहूलियात देने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। बड़ी बात है इस तरह से किसी कैदी का खत अच्छा, लिखना। ये मैं कुछ विजुअल्स भी देख रहा हूँ कि हमास की जानिब से जितने कैदियों को रिहा किया जा रहा है, एक दो फुटेजेस बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे ही वो कैदी हिलाल अहमर, वो जो रेड क्रॉस वगैरह की जो वैन्स है रेस्क्यू वाली, वहाँ पर बैठ रहे हैं, कायदा तौर पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हमास के जो सोल्जर्स हैं उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो बिल्कुल ऐसे से एक फैमिली की तरह उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, जैसे वो अपने ही किसी खानदान के लोगों के पास बड़े बाहिफाजत मौजूद हैं। और उस खातून की जानिब से खत लिखा गया है, उसमें शुक्रिया अदा किया गया है और तमाम कैदियों के जानिब से बताया गया है कि कैदी जो हैं वो पुरसकून हैं। हमास का जो रवैया है और ये हमारे बड़ा साथ अच्छा बहुत जैसे अच्छा है जी कि आप हुस्न सलूक करें, और यही हमारी जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं वो भी हमें यही सिखाती हैं कि जो जंगी कैदी बनाए जाएं उनके साथ किस तरह का जो रवैया है वो रखा जाना चाहिए। बहरहाल जी, सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। आलमी अमूर के माहिर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ सुनो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर आपका तज्जिया, तबसरा इस सारी सूरत हाल पर जो मजीद एक्सटेंशन मिली इस ह्यूमैनिटेरियन पॉज को, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो चंद दिनों का पॉज है, इसमें फ़लस्तीनियों ने क्या खोया क्या पाया और इसराइलियों ने क्या खोया क्या पाया, बेसिकली इसको ब्रीफली कंपेयर कर लेते हैं। जी। देखें, इनको चंद दिन मिल गए जिसमें इनको खुराक, अद्वियात, पानी और तेल और ईंधन वगैरह मिल गया। और कुछ जो बेसिक बार्गेन है वो, जिस तरह आपने भी कहा, ऑलमोस्ट 1:3 की रेशो से फ़लस्तीनियों ने अपने कुछ 150 के करीब लोग आज़ाद करवाए, जबकि इसराइल ने तकरीबन 50 के करीब लोग आज़ाद करवाए। तो ये बार्गेन है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि टेम्परेरी है। लेकिन जो असल कंपैरिजन है जो कि कोई नहीं कर रहा, और मैं आपकी विसासत से क्विकली कर देता हूँ। देखिए, फ़लस्तीनियों ने 5 डोमेन्स में इस जंग की कीमत अदा की है। जिस तरह अभी आपने हवाला दिया, सबसे बड़ी कीमत उनकी जान की कीमत है जी। 15,000 के करीब शहादतें। दूसरी जो कीमत है वो भूख, प्यास, बेदखली की और जख्मियों की कीमत है। तीसरी कीमत उनके तमाम तकरीबन घर और रोजगार के तमाम जो ज़राए हैं वो तबाह हो चुके हैं, तीसरी कीमत। चौथी कीमत उनकी अपनी घरों और ज़मीनों से बेदखली है कि आधे गजा को इसराइल ने जबरन उनसे खाली करवा के उनको जनूब की जानिब बेदखल कर दिया जी। और पांचवी कीमत यह है कि जो उनका अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हुकूक हैं कि उनको आज़ादी मिले और एक खुद मुख्तार गैर मुनक़सिम रियासत उनकी बने, उससे 75 साल से उनको महरूम रखा गया है। तो ये 5 कीमतें हैं। अगर आप उसको यूं देखें कि 4 दिन में उन्होंने 150 लोगों को आज़ाद करा लिया है, तो मैं इसको आसान अल्फाज में ऊंट के मुंह में जीरे से ताबीर करूंगा। सर, ये जो हम देख रहे हैं ये मुस्तकिल सीज फायर है, क्या आपको देर पा अमन या मुस्तकिल टेम्परेरी सीज फायर है, जो मुस्तकिल सीज फायर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि अमरीकी जो हैं सदर, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि तमाम यरगमालियों की रिहाई तक हम जो है ये जंग बंदी रखेंगे। तो क्या रिहाई तक ही जंग बंदी रहेगी, उसके बाद दोबारा से ये मामला शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि आपने देखा है, चूंकि आलमी मीडिया और आलमी तौर पे जो मुजाहरे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उसका असर किसी हद तक अमेरिका के पॉलिसी पे और बयानिए पे पड़ा है, और उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर जोर देना शुरू किया है पिछले चंद दिनों में, आपने भी नोटिस किया होगा।
और दूसरी बात ये कि जंग बंदी को पायदार बनाया जाए, देरपा बनाया जाए और कैदियों का एक्सचेंज हो सके। अमेरिका इसकी कोशिश कर रहा है और इसमें मिस्र और कतर की भी सिफारती कोशिशें शामिल हैं। लेकिन असल बात ये है कि क्या ये जंग बंदी देरपा हो सकेगी, लेकिन इसमें की पॉइंट्स ये है कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो मुल्क है वो इसराइल पे 3 चीजों के ऊपर जोर नहीं दे रहा, जो कि बहुत जरूरी है देरपा अमल के लिए। नंबर 1 ये कि अगर जंग रिज्यूम भी होती है तो क्या वो दोबारा से सिविलियन, बच्चों, औरतों, अस्पतालों, मस्जिदों और चर्चों को टारगेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या जिन आधे शुमाली गजा से फलस्तीनियों को लाखों को बेदखल किया गया है, क्या उनको वापस वो शुमाली गजा में आने देंगे? और नंबर 3 कि क्या जंग बंदी के बाद वो गजा से अपनी फौजों का इनखला इसराइल का होगा या नहीं? मोहम्मद अली साहब, माजरत के सर, वक्त की किल्लत है, नहीं दी जा रही। एक क्विक अगर आप जवाब दे दें, 2 छोटे छोटे सवाल। सबसे पहला तो अमेरिका का रवैया है कि जब रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे तो रशियन एग्रेशन को तो कंडेम किया जाता है, लेकिन जहां पर इजराइल की सूरत हाल है वहां पर इजराइल को सपोर्ट किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मिडिल ईस्ट में अब आप इजराइल का इस बर्बरियत के बाद क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जो एक अब्राहम अक्कड़ की सूरत में जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स वो बिल्ड कर रहे थे, अब वो सूरत हाल रहेगी वैसे ही बरकरार? दोबारा से भरोसा कर पाएंगे मुस्लिम ममालिक? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, यकीनन मैं समझता हूं कि जो फलस्तीनियों की सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस जंग में, बहुत 15,000 शहादतों के एवज, वो यही है कि उन्होंने अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान जो शीरो शिकर होने का प्लान था, अब्राहम अकॉर्ड, उसको मैं समझता हूं मुस्तकबिल करीब के लिए नाकाम बना दिया है। लेकिन क्या ये हतमी और लॉन्ग टर्म में भी ऐसा होगा, ये अभी मैं इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता। दूसरी वजह यह है कि बदकिस्मती से सिफारती सतह पे तो और मतलब अवामी सतह पे तो फिलिस्तीनियों की हिमायत दुनिया में है, लेकिन सियासी और दिफाई और माशी एतबार से मुझे ज्यादा उनको सपोर्ट मिलती हुई अनफॉर्चुनेटली अभी तक नजर नहीं आ रही। अगर OIC या दीगर बड़े आलमी इदारे रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, रिलीफ के हवाले से उनके सपोर्ट का इजहार करें और उनकी रीबिल्डिंग की कोशिश करें, तो फिर मैं समझता हूं कि देखिए, अफसोस करना तो बड़ा आसान होता है और जरूरी बात है, लेकिन क्या आप वाकई देखिए, एक बंदे का घर तबाह हो गया, उसको घर से भी बेदखल कर दिया गया, आपने उसको 1 हफ्ते का रोटी पानी दे दिया, तो उससे क्या होता है? वो उसका तो घर भी नहीं है, देर पहल निकलना चाहिए इस सारे मसले का। हम सब भी दुआ गो हैं और कोशिशें भी की जा रही हैं, पाकिस्तान की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। हमारे मुस्तकिल मंदूब है यूनाइटेड नेशन में मुनीर अकरम साहब, वो भी खातिर खा इक़दाम इस हवाले से कर रहे हैं, बावर कराया जाए पूरी मसले का, देर पहल निकालें। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया सुनो पाकिस्तान। और अभी ले रहे हैं हम छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे साथ सुनो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं लाखों करोड़ों दिलों की जान, ऑल द वे फ्रॉम सुनो पाकिस्तान, The one and only चाहत फतेह अली खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मेरी पहचान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे चाचा? मैं माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, वेरी एक्साइटिंग, बहुत खुश माशाल्लाह। हम लोग आज बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे माशाल्लाह सेट पर इससे पहले इतनी एनर्जी नहीं हुई है। शुक्रिया, बस ये सारा अल्लाह का कर, अल्लाह का कर। चाहत फतेह अली खान साहब, पाकिस्तान आप आए हैं, कैसा रिस्पांस मिला आपको अवाम का? बहुत अच्छा जी। कल मुझे 1 हफ्ता हो जाएगा, जहाँ पे भी जाता हूँ प्यार करने वाले मिलते हैं, पहचानते हैं। क्या बात। फोटोग्राफ्स, वीडियोस और कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि मैंने आते ही पाकिस्तान का नंबर ले लिया, तो कॉल्स माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं। वैसे चाचा, जब आप पाकिस्तान का विजिट आपने प्लान किया जी। और पाकिस्तान में जब आप आए, तो विजिट प्लान करने से पहले आपने सोचा था कि जब पाकिस्तान जाऊंगा तो इस तरह फैन फॉलोइंग होगी, लोग मिलेंगे, फोटोज लेंगे? जी जी, पता क्या, मेरे जो सबसे ज्यादा जो प्यार करने वाले पाकिस्तान में, फिर इंडिया, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करियर का जो आगाज हुआ था वो हमें ये पता चला है कि आप पहले क्रिकेटर थे। जी 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 जी। और उसके बाद फिर आप सिंगिंग में आ गए। नहीं, ये कैसे सोचा आप? म्यूजिक का जी बानो जी शौक मुझे शुरू ही से ही था। अच्छा। हाँ जी, बचपन से। हाँ,
डांस करना, ठीक है जी, मॉडलिंग, एक्टिंग का शौक शुरू से ही था। आपने मॉडलिंग भी की चाहता? जी, ये शौक क्या बात जी ये शौक शुरू से ही था। लेकिन ऑब्वियसली जब आप टीनेज में होते हैं तो आपने कोई ना कोई स्पोर्ट रन अप करनी होती है। क्या बात? मैं क्रिकेट में माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते थे आप। जी जी। फिर दोबारा म्यूजिक की तरफ कैसे आए? दोबारा पता क्या, मेरा एक ट्रैक मैंने रिलीज कर दिया है वैसे तो, लेकिन उसका वीडियो एक है, बोल कफारा जिंदगी गोल कतारा। तो मेरी लाइफ का भी जो सर्कल वैसे ही वैसे ही है। जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए मुझे बनाया वो मेरा ये टू परफॉर्म, मेक पीपल हैप्पी, सिंगिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, माशाल्लाह। जो गुलूकार होते हैं ज्यादातर वो अपना नाम तब्दील नहीं करते, ये ट्रेंड ज्यादातर अदाकारों में होता है। जी जी तो जी। आपने कैसे ये सोचा? आपका असली नाम तो काशिफ राना है ना? काशिफ राना जी, बिल्कुल मेरा ये हमारे पास एक और राना साहब मौजूद है की बिरादरी के। नाइस मीटिंग, बहुत अच्छा लगा मिलकर। दोनों टैलेंटेड लोग इस जी, वक्त जी, सेट जी। पर मौजूद हैं जी। और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। टैलेंटेड राने आ गए सेट पर। जी बिल्कुल, ये अल्लाह की देन है। शुक्रिया। अच्छा जी, आपने पूछा है कि नाम तब्दील क्यों किया? नाम, अच्छा सुने, जब मैंने डिसाइड किया 8 साल पहले कि अब मैंने सिंगिंग ही करनी है, करियर ये है। कैरियर मेरा यही है, फिर मैंने नाम चेंज किया। तो फतेह अली खान क्यों सोचा? चाहत फतेह अली खान। वो पता क्या, क्योंकि मैंने उनको फोकस करके, क्योंकि इंसान जब भी लाइफ में कोई काम स्टार्ट करता है तो आपने किसी ना किसी को फोकस करना होता है। तो मैंने उनको फोकस करके कव्वाली से स्टार्ट किया। कव्वाली से, जी हाँ जी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मैं गाने, भंगड़ा जी, गजल, नात, हमद, शुक्र अल्लाह का। वैसे चाहत तो फिर मैंने नाम चेंज किया, ठीक है जी। फिर नाम चाहत रखा, चाहत फतेह अली खान। वाह वाह हाँ जी। वाह। तो चाचा साहब अभी आप बता रहे हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके फैंस हैं माशाल्लाह से। शुक्र जब है, आप अल्लाह ट्रैवल का। करते हैं जी, जी। तो ज्यादातर फैंस अभी किस तरह के मिले? मतलब खवातीन की तादाद उनमें ज्यादा है या मर्द हजरात की ज्यादा? मैं 50-50। नहीं, लेकिन हमने जो सर्वे किया उसमें खवातीन की तादाद ज्यादा है। क्या वजह है? खवातीन में इतने मकबूल क्यों है? क्या ये मर्द आपसे जेलस होते हैं आपसे? बात सुने, हमें हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि खवातीन की, लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है जी। तो वो खुद ही आपको चाहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है जी। आप उनके दिल की बात करते हैं? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपका जो ये स्टाइल है बड़ा जी। मुनफरिद है, बड़ा डिफरेंट है, बड़ा पसंद करते हैं लोग इसको। जी जी जी। थोड़ा मिलता है ये जो इंडियन सिंगर है बप्पी लहरी। अच्छा अच्छा। तो आप हाँ जी। उनसे आपने देख लिया अपनाया या फिर खुद मेरा से? नहीं, मेरा जी बानो जी यूनिवर्सिटी में मेरे मूछें होती थी ऐसे। अरे, हाँ, अच्छा। इतनी बड़ी, वो जी रात को मलाई शलाई रासम वाह, वाह, वाह। ठीक है जी। तो बाल भी ऐसे होते थे, ऐसे उन्होंने गोल्ड की चेन्स पहनी होती थी, रिंग्स भी ऐसे, ब्रेसलेट भी ऐसे, बाल भी उनके ऐसे थे। ये इंस्पायर होके किसी से आपने ये वाला नहीं। बनाया अपना स्टाइल? नहीं नहीं, आपका ये अपना स्टाइल, अपना स्टाइल जी। देखें, नाम मैंने सिलेक्ट किया चाहत फतेह अली खान, मेरे दोस्तों ने, मैंने, ठीक है जी। अच्छा, ये ऐसे बैठ के डिसाइड कर लिया कि ये नाम होगा? नहीं, मेरी आदत है कि जब भी तो मेरे घर जी आता है, मैं इज्जत करता हूँ, मेक फील देम लाइक ए होम, और जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करता हूँ। तो फिर चाहत नाम ज्यादा दोस्तों ने भी तईद की। हाँ जी, ये अच्छा। वैसे हमने चाह साहब ये देखा है जी कि गायकी की मुख्तलिफ इकसाम है, गजल है, कवाली है, जी, और जी। हर जो सिंगर है उसने अपनी अपनी एक फील्ड पकड़ी है, अपनी जी। एक लाइन पकड़ी है। जी जी। आप मौजूद हैं एक नए अंदाज के, आपने सारे गानों को मिक्स किया है अपने बड़ा अंदाज जबरदस्त में है। आपने एक अपने अंदाज। वेरिएशन लेके आए। पता क्या, ये सारा अल्लाह का करम है, ये सारा अल्लाह का करम है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सिंगिंग से है नहीं है। मेरी फैमिली में शायर ज़रूर हैं, बाकी ना कोई डांसर, ना कोई एक्टर, ठीक है। तो बस ये अल्लाह की तरफ से है, और मुझे शुरू से ही मेरी आदत है कुछ डिफरेंट किया जाए, ठीक है जी। तो वो सिंगिंग में अल्लाह ताला इस डिफरेंट स्टाइल का नाम क्या है? चाहत स्टाइल। ये चाहत स्टाइल। आतिफ असलम हो जी, गए, जी। अली जफर हो गए, उन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट किया कि हाँ हम जी, आपके साथ हाँ, कोलैब करना चाहते हैं? माशाल्लाह, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अली जफर भाई ने माशाल्लाह, मैंने वर्ल्ड कप का सॉन्ग रिलीज जी, पहले जी। कर दिया था, तो उन्होंने बाद में किया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि चार भाई आप भी मेरे सॉन्ग में आना पसंद करेंगे। तो मैंने कहा जफर भाई, मैंने तो अभी जी गाना रिलीज कर दिया, ठीक है, मेरा चल रहा है, तो मैं ऑलरेडी 5 मेरे ट्रैक है जो आ रहे हैं, तो उनमें जी बिजी हूँ। ये बड़ी बात है कि कोई बड़ा सिंगर आपको कहे कि प्लीज आप जी मेरे गाने में आए। तो वैसे चाहत साहब, ये जब आप बंदा इंसान कोई भी गाना गाने लगता है जी। या अपना गाना जब खास तौर पे बनाना हो, तो उसके लिए तो बड़ा तख्लीकी ज़हन चाहिए ना आपको, जरा एक खास किस्म का माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ बैठ के आप क्रिएट कर सकें म्यूजिक।
तो आवाम भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि चाहत फतेह अली खान जब म्यूजिक बनाते हैं तो क्या तो सोचते हैं? क्या सोचते हैं, जहन में क्या चल रहा होता है, कैसा माहौल होता है, किस माहौल में बैठ के वो तख्लीक मेरा ज्यादातर लेट नाइट, ठीक है जी, 4, 5, 6 बजे मैं ज्यादा ना मेरा जो तख्लीकी अल्लाह ताला मेरा दूसरों के जहन में कुछ नहीं होता और आप लिखना शुरू करते हैं और आपकी कलम खुद लिखती जाती है। मेरा जी बानो जी तरीकाकार है, जहन में कुछ आया 2-3 लफ्ज ही आए तो वो मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके ऊपर मेरा गाना फिर बनना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। किसी की हेल्प लेते हैं या खुद से ही? नहीं, अपनी कभी ऐसा हुआ कि आप कोई बंदा जो है वो बीमार है और वो बेहोश पड़ा हुआ है और आपने गाना गाया और उसको होश आ गया? मैं बिल्कुल एक दफा जी मुझे उधर यूके के हॉस्पिटल में जी बुलाया गया तो मैं गया, माशाल्लाह ये वाकया सच है, वाकया ये सच। हाँ, और ऐसा कभी हुआ कि आप बिजली बंद हो और आपने गाना गाया और बिजली आ गई? नहीं, ये नहीं कभी, बारिश बरस पड़ी, ये आग लग जाए, नहीं गैस नहीं आ रही और घर में आपकी बेगम या घर वाले मौजूद है और आप कह रहे हैं आपने गाना स्टार्ट किया, वो जनाब फुल आग जल गई है, गैस आ गई है। कभी ऐसा हुआ कि अपने गाने पे हंसी आ जाए? नहीं। अच्छा, जब आपका गाना पूरा आप लिख लेते हैं, कंपोजिशन आ गई सामने, आपने कंपोजिशन भी खुद बना ली, गाना आपका प्रॉपर सामने आ गया, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, बैठे हुए आपने लगाया, कभी ऐसा हुआ है कि आप खुद ही हंस हंस के लोटपोट हो गए? सबसे ज्यादा जो मैंने कोई मेरे बहुत सिंगर्स मेरे जी दोस्त हैं माशाल्लाह, बड़े पॉपुलर सिंगर्स भी हैं, मैं सबसे ज्यादा जो गाने सुनता हूँ अपने सुनता हूँ। वाह, क्या बात है। फिलहाल से वैसे बहुत कम है, बहुत अच्छी बात है, मैं अपने जी सुनता हूँ और मैंने अभी तक माशाल्लाह 19 ट्रैक रिलीज किए पिछले 1.5 साल में। 19 में से माशाल्लाह 9 मेरे हिट। चाह साहब, ऐसा कभी हुआ कि आपने कोई गाना लिखा है, उसकी धुन बनी है जी, और जब पहली दफा आपने खुद सुना हो और आपके मुंह से बेसाख्ता निकला हो की लिख बैठा नहीं पता क्या, नहीं मुझे खुशी होती है, मैं जो भी करता हूँ ना, मुझे जो मेरे स्लो नंबर्स हैं, जो मेरे पॉप नंबर हैं, मुझे खुशी होती है कि शुक्र अल्लाह का। मनाने का भी एक अंदाज है, बंदा कहता है यार वाह क्या बात है, क्या लिख दिया मैंने। वो इस वजह से खुशी होती है कि मैंने 8 साल मेहनत की है। क्या बात, ठीक है जी। तो मेरा जो ख्वाब था कि एक टाइम आएगा कि जब इंशाल्लाह ताला मेरे गाने रिलीज होंगे, लोग एंजॉय करेंगे, और हाँ जी, और उसके बाद फिर यह कि अल्लाह का करम है कि मैं लिखना शुरू हो गया हूँ। जहाँ साहब हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप कि आप हमारे साथ मौजूद है आज। मैं आपसे ना कुछ सुनना चाहूंगी, आपका फेवरेट वाला सॉन्ग हिट, जैसे कि आपने काला जोड़ा पहना हुआ है तो आपने तेरी काली हो जाए आज ना। बिल्कुल माशाल्लाह, हमेशा सनो टीवी मेरे दिल के करीब है, बिल्कुल आपके लिए और सबके लिए। जी जी, जरूर जरूर, हम आपको ज्वाइन करेंगे जी साहब, प्लीज। जबरदस्त परफॉर्मेंस जहाँ साहब, अभी और भी परफॉर्मेंस हैं, अभी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, चाहत फतेह अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गपशप का सिलसिला भी जारी है। बड़ा मजा आया। ब्रेक पर जाने से पहले चाहत फतेह अली खान साहब ने जो अपनी गुलकारी का तड़का लगाया, क्या परफॉर्मेंस थी सर, क्या बात, आग लगा दिया, आग फ्लोर पे एसी तेज करवाने पड़ गए थे हमें। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और अभी चाहत साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरे ज़हन में सवाल था, हमारे एक बड़े ही कमाल सिंगर थे ताहिर शाह साहब। जी एंजल। तो मेरे ज़हन में ये था कि आपका कोई आइडिया है, आपका कोई अंदाजा या आपका कोई इस तरह की क्या कह लेना फीलिंग, कोई कि नियर फ्यूचर आप लोग कोलैबोरेट करना चाहें नहीं किसी गाने पर? मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं मेल फीमेल के सिंगर्स के हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट भी करें। इवन कि आज सुबह भी एक फ़ोन आया, तो अभी मैं नहीं करना चाहता। अभी मेरा दिल कर रहा है अपना शौक तो मैं पूरा करूं, मैं अपना शौक तो पूरा करूं ना अभी, ठीक है। नहीं तो आप दोनों अपने अपनी फील्ड के बादशाह हैं और आप दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। अगर दोनों एक एल्बम लेके आएंगे और उसमें दोनों का अपना अपना मुनफरिद अंदाज होगा। मेरा ख्याल ताहिर भाई का मैंने कभी उनके सिर्फ 2 या 3 सॉन्ग आए थे, उसके बाद फिर मैंने कभी और उनके तो 2 ही गाने आए थे, लेकिन आपके गाने तो वाकई ऐसे आते हैं जैसे किसी के घर से लाम आता है। यहाँ अंधेरी में शापर आता है। अच्छा, अंधेरी में शापर। अच्छा, हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है रैपिड फायर। इसमें हम आप सवाल करेंगे और आपने उसके जवाब देने, आपको इसमें ऑप्शंस भी देंगे आपको ना। ठीक है, पहला सवाल ये है कि लेकिन एक और रूल बता देना चाहत साहब को कि आपने सोचने समझने का टाइम नहीं है, मतलब जल्दी। ठीक है। पहला सवाल ये है कि अपनी नई एल्बम में आप किस अदाकारा को लेना चाहेंगे? उसमें ऑप्शंस आपके पास हैं माहिरा खान, दीपिका या महविश हयात। रैपिड फायर। जिम महविश को ले लेंगे।
ठीक हो गया जी। महविश हयात साहिबा, आप देखें तैयार हो चाहत जाएं फतेह अली खान साहब की दिल में आपकी एक खास जगह है। बट माहिरा खान और दीपिका, सॉरी शाहिद साहब आपके साथ काम नहीं करना हाँ, आप लोग से माजरत है भाई, आप लोगों को पहले पहले बोल रहे हैं हम लोग कि आप लोग। लेकिन पता क्या है, मेरे पास माशाल्लाह अपनी जो मॉडल्स हैं। नहीं हैं माशाल्लाह, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो हाँ क्यों नहीं। जी 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 जी। अच्छा चाहत साहब, ये है जी कि किस एक्टर के साथ आप काम करने का इरादा रखते हैं इन फ्यूचर ना? फवाद खान जी, इसके अलावा हमारे शान और शाहरुख खान। देखिए मेरे रैपिड फायर। अब अच्छा, मेरे जो सीधा से जवाब देना। जी, मेरे जो फेवरेट एक्टर थे हैं वो शाहरुख खान ऐसे हैं, वो 5000% डूब के एक्टिंग जी करते हैं। आप शाहरुख खान को ठीक है, लेके चलें। अगर उनके साथ जी मौका मिलेगा, लेकिन फवाद भाई भी अच्छे हैं, ठीक है बात बात। नहीं, ये तो सियासी बयान हो गया ना। सॉरी, हम अपने सॉरी करते हैं क्योंकि आपके साथ काम नहीं करना चाहत साहब। अच्छा चाहत फतेह अली खान साहब, अब अगला सवाल आपका ये है कि लंदन वापस जाते हुए आप जहाज में अपने साथ वाली सीट पर किस सियासतदान को बिठाना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान। नवाज शरीफ वापस लेके जाना चाहेंगे उनको लंदन? मैं या मौलाना साहब? मौलाना साहब को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ठंडी जगह पे सैर करना। आपको लग रहा है कि आपका सफर अच्छा गुजरेगा मौलाना? जी जी हाँ, मौलाना साहब से कुछ दीनी बातें होंगी माशाल्लाह जी। ठीक, लेकिन आपने मौलाना साहब को लेके जाना है, ठीक है? बस जी, नवाज शरीफ साहब आप तो अभी तो लंदन से वापस आए मेरे ख्याल से। चार वो तो अभी आए हैं, वो तो अभी आए हैं, वो अभी तो अभी अभी जरा आए हैं, रेस्ट जी, करें। जी, जी। और बिलावल का कोई इरादा नहीं है जाने का, तो फिर आपने मेरे ख्याल से इसीलिए मौलाना फजलुर मौलाना रहमान साहब हाँ जी, वो बहुत कम गए हैं जी लंदन। बिल्कुल। कौन सी खातून सियासतदान है जो आपको पसंद है? मरीम नवाज साहिबा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, शीरी मज़ारी साहिबा? मेरा पता क्या है, मैंने चाहता मैं अंदर से असल में तो लेके नहीं जा रहे ना आप। ठीक है जी, असल में तो तीनों को ले जाएंगे। नहीं, ये तो पसंद की बात हो रही है। अच्छा साहब, कौन सी खातून सियासतदान पसंद है? आप उन तीनों को अपने साथ मुझे समझ आ गई, इसलिए आप खवातीन में मकबूल हैं, आपने तीनों का दिल रख लिया। तीनों को साथ ले जाएंगे जनाब। ओके जी, ठीक है, ओके। ठीक है। अब और साथ उनको बता देंगे कि तकरीर कैसे करते हैं। वाह वाह, पोलाइटनेस, रिलैक्स, ठीक है जी। क्या बात। लीडर को मस्ट भी रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमेशा बात याद रखें, मेल फीमेल, ठीक है जी। अगर उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज हैं तो सबसे पहले मस्ट भी। चलिए, अभी आपसे एक और सवाल है, गुलकारी में कितने नंबर्स देंगे आप? इन लोगों को रेट कहाँ पे करते हैं? जी, जी। आतिफ असलम, जी जी 10 में से आपने रेट करना है इनको। जी, 10 सबसे ऊपर होगा। हाँ जी, ठीक है, उनको दे दें 8 दे दें। 8, ओके। वाह वाह अली वाह। सेठी। आतिफ असलम साहब अली- खुशकिस्मत है, एक चाहत फतेह अली खान साहब उन्हें 8 नंबर। नंबर दे रहे हैं भाई। अली सेठी को 4 कर दें। क्यों? वो तो बड़े फेमस हैं। मैंने तो उनका गाना ही- रंजिशें ही सही, मैंने तो उन्होंने एक कोक स्टूडियो में गाया, उसके मैंने- अलावा बड़े गाने। सोड़ी उनका पूरी दुनिया में चल रहा है। मैंने सिर्फ गाना सुना, वो भी आने से इधर पहले। बस हाँ, हाँ। लेकिन वो आपको जरूर जानते होंगे। देखें, उनको 4 अली जफर साहब हो गए। अली जफर को 10। ओह वाह अली- वाह, वाह। अली जफर साहब अभी तक जो है वो बाजी ले गए। अली Luckiest। जफर साहब आप ठीक देख है। लें चाहत फतेह अली खान आपको कितना पसंद करते आप हैं। बहुत लकी हैं। हम चाहेंगे कि इस दिन अली अली जफर जफर साहब के से भी बात भाई, करें। हाँ। अली जफर के भाई छोटा बहुत अच्छा गाता जी है। जी जी, वो एक्टिंग भी कर तो रहे हैं। मैंने उनका जी नाम जी रख लिया, बड़े अली छोटे अली। अच्छा, अबरारुल हक को क्या नंबर देंगे आप? इकबाल हक, ये अब तो मैं ख्याल शायद जी कम ही जी गा रहे हैं। हाँ, उनका पहले एक- वाले। जी हाँ, उनका एक चीज टाइम था कि वाकई एक न्यू सिंगर आए माशाल्लाह, बड़े बड़े अच्छे उनके जी गाने हैं जी ठीक है। थे। 1 से बड़ा- 10 तक नंबर दे अच्छा, दें उनको चाहत भी साहब। नंबर देना? हाँ, अच्छा। नंबर देने हैं ना। उनको दे दें 6 कर दें। अच्छा, ओके जी। राहत फतेह अली खान साहब को कितना नंबर? भाई वो उस्तादों के उस्ताद। 10 से ऊपर? उनको जी 10 दे दे, 10 दे दे। हाँ जी, क्या हाँ, बात है जी, हाँ, क्या जी, बात जी, है। जी जी। आपने आपने वैसे नाम भी चाहत बहुत साहब फिर आपने राहत फतेह अली खान और अली जफर साहब दोनों को 10-10 दे दिए, तो बराबर कर दिया मामला ना। चलो फिर पलड़ा भारी हो चुका है। ठीक है, चलो फिर ऐसे करें साढ़े 9। कि राहत साहब को 9 कर दें। नौ। क्योंकि अली मैं जफर जो की उनके खान जगह अंकल हैं है, मैं आप उनको आपके फॉलो दिल में। करता हूँ, जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मरहूम हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। ठीक है जी, उनको देख के मैंने अपना स्टाइल स्टार्ट मैंने कव्वाली से किया, तो उनको देख के किया नुसरत फतेह अली खान साहब को देख के आपने कव्वाली में स्टार्ट किया। कव्वाली खान जी। लेकिन ये अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि कव्वाली से स्टार्ट किया। कव्वाली में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। वाह वाह। ठीक है जी, आपने शुभ उनकी भी- रूह की तड़प की आवाज ली। जी। तो ये है, क्या कहते हैं कि हाँ, वो कव्वाली में ज्यादा जोर नहीं लगता है। हाँ। बाकी नॉर्मल सिंगिंग भंगड़ा करना रहना सब बहुत इजी है। गजल गानी
सो रिलैक्स। हमद यहाँ जिन्नात आपने जी गाना वो बड़ा इजी है बिल्कुल, लेकिन जब आप कव्वाली करते हैं आप सुनो के लिए हम चाहेंगे कि आपको 2 लाइन का कोई भी गाना बना दे जिसमें मतलब हम आपको अगर कोई 2-4 लाइनें बताएं, जी जी ठीक है, और उस पे आपने आपने अपने अभी बैठे बैठे आपने गाना बनाना उस पर। जी 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 एक तो हमारे प्रोग्राम का नाम है जी सुनो पाकिस्तान। हाँ जी जी सुनो पाकिस्तान, देखते रहिए पीर से जुमे जुमा तक 9 से 11। सुबह 9 से 11 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन बट राइट नाउ इन लाहौर माशाल्लाह सुनो टीवी के सेट के ऊपर। ये वालों याद रखो कि हमेशा अगर आपने अपनी सुबह को दोबारा करना है, दिन अच्छा गुजारना है, सुनो पाकिस्तान के शो को सुबह से ही देखें। और ये है पीर से लेके जुमे तक 9 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो एक मेरा गाना जो मैं लिख रहा हूँ, आपने सुनो के साथ ऐसे प्यार रखना है। कच्ची 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 पक्की पक्की कच्ची कच्ची पक्की पक्की कर ले सुनो नल यारी, कर ले सुनो नल यारी, मैं दिल तेरे, मैं दिल तेरे ना लवा ना लवा। सुनो टीवी जिंदाबाद। क्या याद बात रखिएगा है। सुबह का शो अभी इसी बात 9 पर बजे से हमें लेके 9 बजे से लेके 11 बजे तक। जाते जाते हम आपसे एक परफॉर्मेंस और करवाएंगे और एक आपका गाना और जरूर सुनो। जी शुक्रिया जी, क्यों नहीं। 3 2 1 बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा। जिंदगी गोल कतारा, गोल कतारा, जिंदगी गोल कतारा, गोल कतारा। ओ तू बोल कफारा, ओ तू बोल कफारा, जिंदगी गोल कतारा, गोल कतारा। बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा। जिंदगी गैन गुबारा, गैन गुबारा, जिंदगी गैन गुबारा, गैन गुबारा। ओ तू बोल, ओ तू बोल, ओ तू बोल कफारा, ओ तू बोल, ओ तू बोल। तो नाज़रीन, बड़ा ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा। आपने भी अक्सर ये बात नोट की होगी कि शादी के कई बरस बाद शौहर और बीवी देखने में काफ़ी हद तक एक जैसे नज़र आने लगते हैं। तो ये एक तहकीक भी है जिसके मुताबिक मियाँ बीवी शादी के वक्त एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आते हैं, लेकिन शादी के ऑलमोस्ट 25 ईयर्स बाद उनके चेहरों में बहुत हद तक एक मुझे इस पे मुमासलत आ बात जाती याद है। आ गई। इसका मतलब अगर किसी को अपनी बीवी पसंद नहीं या किसी को अपना मियाँ पसंद नहीं तो वो रिलैक्स हो जाए, 20-25 साल बाद शक्लें तो सेम तो ये ऐसा क्यों होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद हैं जी, और रिलेशनशिप कोच हैं, माहिर तालीम हैं, सादिया वाई साहब इस वक्त मौजूद है सुनो पाकिस्तान के सेट पे। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैम कैसी हैं आप? माय प्लेजर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम ये बात, इसमें कोई हकीकत है, कोई साइंटिफिकली प्रूवन है कि, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मैं भी देखती हूँ कि 15 से 20 साल के बाद मियाँ बीवी जो हैं उनकी शक्लों के साथ साथ उनकी आदत बहुत मिलना शुरू हो जाती हैं, शायद वो एक साथ वक्त गुजारने की वजह से जी। तो ये कैसे पॉसिबल? अच्छा, सबसे पहले तो ये कहा जाएगा कि जहाँ पर मियाँ बीवी का जिक्र आता है तो काफ़ी मजाक का खेज किस्म की स्टोरी बन जाती है, हंसी आने लग जाती है कि ऐसा खूबसूरत रिश्ता है ये, माशाल्लाह फनी रिश्ता। तो उसके बीच में जैसे आपने कहा कि 25 साल के बाद, मुझे तो लगता है कभी कभी शायद 5 घंटों बाद ही शक्लें मिल जाती होंगी। 25 साल नोक-झोंक का इम्तिजाज है। हाँ, यू कैन से दैट। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिकली लेके चलें, हम तो मजाक में करते हैं ना कि यार उसकी तो शक्ल बिल्कुल, मियाँ बीवी दोनों बहन भाई लगने लग गए हैं। अमूमन ये कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, और इसमें काफ़ी हकीकत। अगर हम इसको साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली लेके चलें
तो बिल्कुल बायोलॉजिकली चेंजेस आती हैं कि वो शख्स जिसके साथ एक बेचारा इंसान रहने लग जाता है तो जिसे उसको उसके जैसा ना वो उसको हर वक्त देखता है, बेशक पसंद करे या ना करे, वो उसको देखता तो उसी के साथ है ना, मजबूरी होती है रहना। तो उसके बीच में जो उन दोनों की आपकी वाइब्स है ना वो टकराती काफ़ी ज़्यादा है एक्सीडेंटल, और आहिस्ता आहिस्ता उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनके बात करने का तरीका, उनकी आवाज़, अल्लाह करे बहुत ही भारी आवाज़ हो तो क्या होगा। वो कहेंगे एक्सक्यूज हम मी। यहीं पे बड़ी मजे की बात करें, लेकिन मैं अपने देखने वालों को कहना चाहूंगी कि आप इस टॉपिक पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप हमें कॉल करें और बताएं कि वाकई मियां बीवी की शक्लें मिलती हैं, क्या कोई ऐसा जोड़ा है जो हमें देख रहे हैं। आप तो अपने वाकई उनकी एक्सपीरियंसेस शक्लें भी मिल शेयर रही कर हैं। सकते हाँ। हैं और हम अपने एक्सपर्ट से उस पर भी राय लेंगे। तो अभी सादी साहब आपने बड़ी दिलचस्प बात की बात करते हुए आपने जब शादीशुदा जोड़ों का जिक्र किया तो उसमें एक आपने लफ्ज यूज किया बेचारा। तो अब इसमें से बेचारा कौन है? मियाँ मुझे कुछ मामला में बीवी भी बेचारी हो सकती है। 100%। लेकिन असल में वो मैंने बोला मुज़क्कर ना बेचारा, तो उन्होंने फौरन पूछा कौन है, तो फिर मैंने इनकी साइड ली कि आदमी। श्योर, मेरे ख्याल में आदमी जो है व्हेन ही बिकम्स अ हस्बैंड इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर हिम आल्सो, बिकॉज उसको इतने लोगों के नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। शुक्र करें कि बहू का जो रिवाज नहीं बल्कि फेस एक्सप्रेशंस जो हैं और वो अपनी सास से मिलना शुरू नहीं हो जाते, अदरवाइज पता लगे कि एक ही घर में दो तलवारें रह रही हैं। फिर तो मर्द के लिए मुश्किल होता है। नफ्सियात का भी कोई अमल दखल जी है? बिल्कुल है, 100% है इसमें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एम्पैथेटिक मिमिक्री, यानी कि अगर एक शख्स जो उसके साथ रह रहा है, शुरू में तो बहुत एम्पैथी होती है ना, हमदर्दी होती है, मियां बीवी मोहब्बत कर रहे होते हैं, लाड दिखा रहे होते हैं, होती है। जी जी, लड़ाइयाँ भी होती हैं हाँ, शुरू में दे जस्ट ट्राई टू किसी ना किसी तरीके से चाह रहे होते हैं दोनों कि हमारी जिंदगी जो है वो बेहतर बने, तो उसको एम्पैथी कहते हैं, यानी कि हमदर्दी। आपके एक्सप्रेशंस, आपका बोलना चालना, उठना बैठना, बात करने का तरीका, खाना खाने का तरीका। अगर खाना खाने से पहले वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं कहता तो कोई बात नहीं, शैतान तो उसके साथ ही बैठा होता है, तो ये चलता रहता है उसकी जिंदगी में। तो उसके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ जब तक बेचारे वो इसलिए एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, याद रखा जाए कि हम तो उसको सिर्फ मजाक करते हैं। स्टेज ड्रामों में बहुत बोला जाता है, ड्रामों में बहुत बोला जाता है, हमारी सेलिब्रिटीज इसको बहुत ज्यादा कहती है, यार ना मिलता है मैं तो बिल्कुल ही अपनी बीवी लगन लग पड़ा, समथिंग लाइक दैट। आई विश कि वो लग जाए अपनी बीवी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें ये बाकायदा एक टर्म है विच इज कॉल्ड एम्पैथेटिक। यहीं पे हमारे साथ एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। साइमा फैसलाबाद से हमारे साथ हैं। साइमा कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या सवाल है आपका? क्या वाकई शक्लें मिलती हैं मियां बीवी की? ये टॉपिक आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को देख के ना डर भी बहुत लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी शक्ल मेरे हस्बैंड से मिले। क्या वजह है? आपको नहीं पसंद अपने हस्बैंड? नहीं, देखे ना, इंसान मुख्तलिफ होते हैं तो उनको अलग अलग ही नजर आना चाहिए। नहीं, दाढ़ी मुझे नहीं आती। इसका कोई हल बताएं कि 20-25 साल बाद जो है हमारी शक्लें ना मिलें। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, पसंद की शादी है आपकी? लग नहीं रहा। देखिए, ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अब ये बहुत ठीक है। साइमा, आपके सवाल का जवाब हम लेते हैं। मुझे बड़ी हमदर्दी है आपकी साइमा जी से कि उन्होंने बड़ा प्यारा कि क्या मेरी शक्ल ऐसा हो के ना मिले। लगता है काफी घबराई हुई हैं वो उस शख्स से जिसके साथ वो रह रही हैं, शायद वो बिल्कुल ही ऐसा हो क्योंकि लगी आई डोंट वांट टू बी लाइक हिम। अदरवाइज अगर इकट्ठे रह के 25 सालों में तो मुझे लगता है गधा भी घोड़ा बन जाता है, क्योंकि इतने साल गुजर जाते हैं एक ही जगह पे रहते हुए अंडर द सेम रूफ एंड यू आर शेयरिंग। अभी तो हम हंस रहे हैं मगर डेफिनेटली वो शेयरिंग होती है हस्बैंड के साथ, अगर वो इंसान का बच्चा है तो उसके बीच में इनके साथ बिल्कुल। लेकिन साथ ही साहब ये भी तो होता है ना कि अगर आपको अपना लाइफ पार्टनर बहुत पसंद है, वो मर्जी की शादी है, तो फिर वो जैसे है कि जी रांझा रांझा कर दी वे मैं आप पे रांझा हुई, बिल्कुल तो फिर तो ये रंग भी चढ़ जाता है ना आपके अंदर। फिर तो आपकी ख्वाहिश भी होती है कि मैं अपने में फिर वो भी ये कहा करती है निकल के कोने में तेरे इश्क चाया करके थैया वो ये भी कहेगी जैसे आपने इतना खूबसूरत जुमला बोला। अच्छा, उसके बीच में बिल्कुल जैसे ये कह रही है कि ऐसा हो के मेरी शक्ल ना मिले, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, नहीं मिलेगी। ये आप इनको मेरी तरफ से पैगाम दे दें, और ये देख रही होंगी साइमा जी, तो आपकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि आपका नफ्सियात का ताल्लुक भी है, नहीं, इसलिए कि शी डज नॉट वांट दैट। तो आपका दिमाग एग्जैक्टली वो कर रहा होता है जो मैसेज आप उसको दे रहे होते हैं। वो कहते नहीं मैं तो साइमा आप बेफिक्र हो जाएं, आपकी शक्ल नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी जी। आप जो अपनी शक्ल मिलवाना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप कॉल करें और पूछें कि कब तक मिलेगी। या आप सोचना शुरू कर दें कि मेरी शक्ल मिल जाए अपनी बीवी के साथ या बीवी के अपने खामद के साथ। बिल्कुल। अच्छा मैम, होता ये है कि बहुत सारे लोग हैं जैसे नहीं मिल रही, इसे मुझे ये सवाल याद है, 20 से 25 साल भी साथ रहते हैं, 50 साल भी रहते हैं, नहीं मिलती शक्लें। क्या वजह है कि उनमें आपस में मोहब्बत नहीं होती? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ में कम पाया जाता है। अब
ये एक वैसा फैक्ट है जो बड़ा सीरियस है, तो हम चाहेंगे कि आज जरा हम हंसी मजाक करते रहें ताकि दिल किसी का टूटे ना। अदरवाइज दिस इज अ रिलेशनशिप विच इज वेरी बेटर इन आवर कंट्री स्पेशली। मोहब्बत तो होना जरूरी है ना, मोहब्बत के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। कैसी बात कर रही हैं आप? मेरे ख्याल में अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी आपने कदम रखा नहीं। आप जब रखेंगी ना तो देन यू वुड सी अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानियां होती हैं अगर हस्बैंड एंड वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मोहब्बत सालों कायम रहे। लेकिन मेरा जो ख्याल नहीं बल्कि यकीन है, बिकॉज आई मीट सो मेनी क्लाइंट्स, तो मोहब्बत मैंने नहीं देखी कि सालों कायम रहे। शक्लें तो मिलने लग जाती हैं, मजबूरन है कि आप एक ही बूथी देख रहे हैं तो उसका इंप्रेशन आपके ऊपर आएगा, चेहरा आएगा। जैसे कि सादिया साहिबा, ये जो अभी मोहब्बत वाला एलिमेंट तो है ही है, लेकिन ये बताइएगा क्योंकि हम शक्लों की ममासलत का जिक्र कर रहे हैं जी, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में भी है कि पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में। मैंने कहा शायद पाकिस्तान में कोई खासियत ऐसी है कि जहाँ मियां बीवी की शक्ल मिल जाती है। पाकिस्तान की चक्की के आटे में इस तरह से होता है कि शक्लें मिल जाती। अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद की मिट्टी काफी मशहूर है जुगतबाजी में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, दूसरों का तंज करने में। दे आर नोन फॉर इट, यू नो। तो ये तो बेचारी रहती है ऐसी मिट्टी में, इनको बड़ा ध्यान रखें मगर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो लास्ट पे आप क्या कहेंगी पाकिस्तान के बारे में? मोहब्बत कैसे बांटनी चाहिए? पाकिस्तान में वैसे लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारा कल्चर बड़ा खूबसूरत है, मियाँ बीवी की रिस्पेक्ट जो है बिल्कुल है, तो हम चाहेंगे कि आप इस बारे में कोई पैगाम दें। अच्छा, बिल्कुल है, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट है। उसके बाद ही बाकायदा जब आपकी फैमिली बढ़ती है, आपके बच्चे फैमिली में आते हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मोहब्बत नहीं होगी तो क्या होगा। मोहब्बत तो एक बड़ा एलिमेंट है जो कि मैंने इसलिए कह दिया था कि पाया नहीं जाता, क्योंकि वो काफी उनका, और डायनासोर्स खत्म हो गए ना, कितने भूत नुमा थे, अब नजर ही नहीं आते। उसी तरीके से मुझे कभी कभी लगता है कि मोहब्बत बिल्कुल डायनासोर्स के कदम पे चल रही है और ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। असल में उसमें मुझे ये मसला लगता है कि हमने इजहार करना छोड़ दिया, हम एक्सप्रेसिव कम है, हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। तो एक्सप्रेस करने से मुराद ये है कि पाकिस्तान की दिल से बातें निकल रही हैं, मुझे यही लग रहा है। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, पाकिस्तान के लोग बड़े खूबसूरत हैं, एक खूबसूरत मकाम की आपको सैर करवाते हैं और वो मकाम है वादी शिगर। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे सादिया साहिबा आप भी इस सेगमेंट का हिस्सा बने। कलर ऑफ पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है, पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो हम दिखाते हैं सेगमेंट में, तो अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं जी। आज वादी शिगर का दौरा करते हैं। वादी शिगर गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ एक ऐसा मकाम है जहाँ खूबसूरत और दिलकश कुदरती मनाजिर, बुलंद पहाड़ी चोटियाँ, लहलहाते खेत, ठंडे चश्मे और हसीन आबशारें कसीर तादाद में पाई जाती हैं। ये वादी सतह समुंदर से 7,600 फुट की बुलंदी पर वाक़ है, जिसके शुमाल में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू और कोहे कुराकरम की दीगर पहाड़ी चोटियाँ और ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ये वादी अपने फलों और मेवों के हवाले से बहुत मशहूर है। यहाँ की खुबानी, सेब, नाशपाती, अंगूर, आलू बुखारा और शहतूत जायके में अपनी मिसाल आप हैं। वादी शिगर के पहाड़ भी कुदरत के अता करदा अनमोल तहफ से माला माल हैं। इन पहाड़ों में सोना, संगे खारा, संगे मरमर, नीलम, फेरोजा, फटकड़ी और सलाजीत के जखायर मौजूद हैं। इस वादी में एक दरिया बहता है जिसे दरियाए शिगर के नाम से जाना जाता है। दरियाए शिगर का पानी बाल्तोरो ग्लेशियर और ब्याफो ग्लेशियर के पिघलने से हासिल होता है। तो ये हमारा सेगमेंट है, ऐसा है मेरा पाकिस्तान, और ये है हमारी वादी शिगर। तो मैम सादिया, आपको कैसी लगी वादी शिगर? हम चाहेंगे कि आप भी पाकिस्तान के बारे में कोई मुस्बत पैगाम, कोई अच्छा पैगाम, और बिलखसूस शादीशुदा जोड़ों के लिए कोई उम्मीद भरा पैगाम यहाँ जाकर एंजॉय करें। मेरे ख्याल में जरूर जाना चाहिए अपने अपने शौहरों के साथ, और वो जाके एंजॉय करें क्योंकि हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। जैसे आपने कहा पाकिस्तान के बारे में, तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी तमाम फैमिली पाकिस्तान से बाहर रहती है और मुझे अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि मैं डीटों की तरह यहाँ पर कायम हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी है मैं यहीं पर रहूँगी। और यही मेरा पैगाम है सबके लिए कि डू नॉट लीव योर मट्टी। ये आपकी मट्टी है, ये आपका आज़ाद मुल्क है, इसमें आप बादशाह हैं। आप किसी भी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ आपकी हैसियत फकीर जैसी भी नहीं होती, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता, जैसे ही पता लगता है आप पाकिस्तान से होते हैं रफ़ीक। सो इसी ये तो हैसियत है। तो मेरा पैगाम, हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पैगाम देने वाले तो दुनिया में बहुत कम है, मैं ये सिर्फ कह सकती हूँ, सजेशन है दैट वी शुड लव आवर कंट्री एंड देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट मोर देन मेरा मुल्क,
दुनिया ने रगड़ा लगा दिया कि छोड़ दो पाकिस्तान, कर क्या रहे हो, बिस्त हो रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, लुक एट द कंपनी एंड लुक एट द इकोनॉमिक स्टेटस। बट आई थिंक जब आप अपनी जगह पर अपने, जैसे कहते हैं ना, जो मजा घर या चुबारे ना बलख ना बुखारे, कहते हैं ना जो अपने घर में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो ये हमारा घर है ना, घर एक झोंपड़ी ही क्यों ना हो। बिल्कुल, तो ये तो हमारा घर से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करें। आज हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कल दोबारा सुबह 9 बजे मजीद इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज के साथ और कुछ दिलचस्प कहानियों को लेकर। तो आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।